थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल के बारे में हम लोग यहाँ पर बहुत सारी चीज देखेंगे, है नहीं? एटम में क्या क्या चीज प्रेजेंट होता है, एटम में बहुत सारे स्पेस खाली है, क्यों है नहीं? बहुत सारे लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया था, तो एक्सपेरिमेंट में तो बाद में जाएंगे हम, उससे पहले हम बात करते हैं सर एटम होता क्या है। एटम, अगर हम बात करें एटम की, भाई साफ सी बात है एटम की बात करेंगे। अगर एटम किसी ने पूछा कि एटम क्या होता है तो बताओ किसको कहेंगे एटम? नाम तो लूंगा नहीं लेकिन बताना पड़ेगा तुमको। बताओ, एटम जो है किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट फॉर्म है या स्मॉलेस्ट पार्ट है। जैसे मान लीजिए मैंने बोल दिया एक आयरन का एलिमेंट है, लोहे का एक एलिमेंट है, या गोल्ड का एक एलिमेंट है नहीं है? अब मैं बोलूंगा सर इसका मतलब, अगर मैंने बोल दिया नहीं आयरन का एलिमेंट है, इसका मतलब है इसमें आयरन के ही एटम प्रेजेंट है, और वो भी असंख्य प्रेजेंट है, बहुत सारे एटम प्रेजेंट है आयरन के, ये बोल सकता हूं ना? तो इसलिए क्या बोल दिया, क्योंकि एटम से कोई छोटी चीज तो है नहीं यहां पे इसमें जो प्रेजेंट है। हालांकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, वो बात अलग है नहीं है? लेकिन अगर हम बात करें एटम जो है वो किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा फॉर्म है या स्मॉलेस्ट पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं एटम। जैसे आपको गोल्ड दिख रहा है, गोल्ड का एक एलिमेंट दिख रहा है ना, हम लोग पहनते हैं गोल्ड को, वो आपका एक एलिमेंट है और प्योर फॉर्म है। एलिमेंट कैसा है भाई? प्योर फॉर्म है नहीं है? एक प्योर सब्सटेंस है। अब उस गोल्ड के एलिमेंट में बहुत सारे एटम क्या है, बहुत सारे भी नहीं कहूंगा, इन्फिनिटी नंबर ऑफ एटम्स क्या है, गोल्ड के हैं। ऐसे सिल्वर है, चांदी आपको दिख रही है, वो आपका एक एलिमेंट है। समझ में आया नहीं है? और उसमें बहुत सारे सिल्वर के क्या है, एटम प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है भैया जी? एटम प्रेजेंट है, तो ये हमारा एटम कहलाता है। समझ में आ गया नहीं आ गया? देखिए अब आपको पता है सर एटम में जो होता है इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं भाई जी? एटम में जो होते हैं सर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सर, इलेक्ट्रॉन्स। अब कहां होते हैं, ये क्या करते हैं, अभी थोड़ी देर में बात करते हैं। और सर एटम में प्रोटॉन्स भी होंगे, और जाहिर सी बात है न्यूट्रॉन का भी वहां पर जिक्र किया जाएगा। बात समझ में आ गई? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, सर ये रहते कहां हैं, इनकी लोकेशन क्या होती है, चलिए बात करते हैं, है नहीं? हम लोगों को सिर्फ इतना बताया जाता है 9th क्लास में, सर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो शेल में होते हैं या ऑर्बिट में होते हैं और न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, ऐसा कुछ हमें बताया जाता है थ्योरी। लेकिन मैं आपको थोड़ा एडवांस बताऊंगा, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है। अब आप देखो, मान लीजिए आपके पास कोई एक एटम है, एटम, आपको पता है एटम बहुत छोटा होता है यार, एटम बहुत छोटा है नहीं है? मतलब उसका ये एक एटम का मास 10⁻⁻24 ग्राम में होता है नहीं है? हम एलिमेंट को देख सकते हैं, हम एलिमेंट को मेजर कर सकते हैं सर, 1 किलो, 2 किलो, 10 ग्राम, 20 ग्राम, है नहीं है? हम किसी एलिमेंट को मेजर कर सकते हैं, लेकिन एटम को आसानी से मेजर नहीं किया जा सकता। पहले तो दिखता ही नहीं है, और दिखता नहीं है तो उसका वेट इतना कम होता है, एक एटम का मान नहीं सकते आप, 10⁻⁻24 ग्राम में होता है। मतलब 1.67 आगे से लगा दो, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम एक एटम का वेट है। देखो ऊपर से आ गया 10⁻⁻23 ग्राम, समझ रहे हो ना? तो 1.6 अपॉन एक के पीछे कितने जीरो, 24 जीरो, उतना ग्राम इसका वेट होता है। देखो बहुत कम है। और उसके अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है उसको तो और ही छोटा साइज होता है। मान लीजिए पूरा कमरा एटम है और एक पिन पॉइंट जो है, छोटा सा पॉइंट बना दो मैं बीच में, तो वो न्यूक्लियस होता है नहीं है? तो बात करते हैं, यहां देखिए आपके पास एटम है भाई जी, एटम के बाद एटम के अंदर होते हैं भैया शेल। क्या होते हैं? एटम में शेल प्रेजेंट होते हैं, या हम इसको बोलते हैं अपनी भाषा में ऑर्बिट। क्या बोलते हैं भाई? ऑर्बिट बोलते हैं, ऑर्बिट, है नहीं है? तो तुमने पढ़ा होगा सर के शेल होता है, के शेल, सर एल शेल भी प्रेजेंट है, और मेरे प्यारे बच्चों एम शेल भी प्रेजेंट होता है, और एन शेल भी प्रेजेंट होता है। समझ में आ गया?
और इस शेल और ऑर्बिट को n से लिखते हैं, बताओ n इक्वल टू 1 बोलेंगे तो कौन सा शेल कहलाएगा? फर्स्ट शेल कहलाएगा, या इसको हम नाम क्या दे देंगे? के शेल। कौन सा नाम देंगे भाई जी? के शेल। भैया जी अगर n की वैल्यू 2 होगी, बताओ कौन सा शेल होगा? एल शेल होगा। कौन सा शेल होगा? एल शेल होगा। और हम इसको बोल देंगे या दूसरा ऑर्बिट है या दूसरा शेल है। चलिए भैया जी अगर n की वैल्यू 3 होगी, बताइए कौन सा शेल होगा? थर्ड शेल होगा या तीसरा ऑर्बिट कहलाएगा। और n की वैल्यू जो है वो 4 होगी तो हम बोलेंगे कौन सा शेल है? n शेल है या फोर्थ ऑर्बिट है या फोर्थ शेल है। आगे भी हो सकता है के एल एम एन ओ पी क्यू आर, डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। समझ में आया नहीं आया? तो आज तक जो है टोटल 118 एलिमेंट ही डिस्कवर हुए हैं पूरे पीरियोडिक टेबल में या पूरे वर्ल्ड में, है नहीं? और भी एलिमेंट की डिस्कवरी जारी है। कोई सा भी एलिमेंट फ्रेम में तब आता है जब उसकी प्रॉपर्टी औरों से मैच करती है, तभी उसको पीरियोडिक टेबल में औरों के साथ रखा जाता है ग्रुप में, है नहीं? तो बात चल रही है। तो देखो एटम के अंदर क्या होते हैं भाई जी? क्या होते हैं? शेल होते हैं या ऑर्बिट होते हैं। बात समझ में आ गई? अच्छा जी, और गहरी बात करते हैं। तुमको यहीं तक पता है कि एटम के अंदर शेल और ऑर्बिट प्रेजेंट होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। बताओ शेल के अंदर क्या होते हैं? सब शेल होते हैं। क्या होते हैं? सब शेल। ये वेरी गुड। तो भैया इसके अंदर होते हैं सब शेल। सब शेल। अरे कमरे हैं, घर है, घर के अंदर कमरे हैं। कमरे हो गए आपके शेल और ऑर्बिट, और उन कमरों के अंदर भी और कमरे हैं। क्या हो गए? सब शेल हो गए। क्या हो गए भैया जी? सब शेल हो गए। अच्छा, पता है कैसे करके लिखते हैं सब शेल को? एस सब शेल। बताओ भाई कौन सा सब शेल? एस सब शेल। ये एस सब शेल। बताओ कौन सा सब शेल? पी सब शेल। बता रखा है मैंने। बताइए कौन सा सब शेल प्रेजेंट होगा? डी सब शेल प्रेजेंट होगा। बताइए कौन सा सब शेल प्रेजेंट होगा? एफ सब शेल प्रेजेंट होगा, है नहीं? बात समझ में आ गई भाई? देखो एटम के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? शेल प्रेजेंट होते हैं और ऑर्बिट प्रेजेंट होते हैं। उन ऑर्बिट्स में या उन शेल में क्या प्रेजेंट होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? सब शेल प्रेजेंट होते हैं। आज के बाद याद रखिएगा, आप बहुत बड़े हो चुके हैं, तो आपको एस सब शेल, पी सब शेल, डी सब शेल और एफ सब शेल याद करना है। बात समझ में आ गई? अब हम बात, देखो नाम सुना होगा तुमने ऑर्बिटल। क्या नाम सुना होगा? ऑर्बिटल। देखो ये तो ऑर्बिट होता है, उसके अंदर क्या होते हैं? सब शेल प्रेजेंट होते हैं। अब हम तुमको बता दें इस सब शेल के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, है नहीं? और इस ऑर्बिटल में मेरे प्यारे बच्चों, इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का वास होता है। देखो इलेक्ट्रॉन इतना अंदर रह रहा है। हमें बताया जाता है इलेक्ट्रॉन जो है सेल में न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। सर सेल के अंदर सब शेल में प्रेजेंट होते हैं। कहां प्रेजेंट होते हैं? सब शेल में प्रेजेंट होते हैं। सर सब शेल के अंदर ऑर्बिटल होते हैं। तुम्हें एक चीज बता दूं, ऑर्बिटल का मतलब डब्बा जैसा स्ट्रक्चर है। बताओ एस सब शेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? केवल एक ऑर्बिटल होता है। कितने ऑर्बिटल होते हैं? एक ऑर्बिटल होते हैं। बताओ पी सब शेल में कितने ऑर्बिटल हो गए? 3 ऑर्बिटल। कितने ऑर्बिटल होंगे? 3 ऑर्बिटल होते हैं। बताओ डी सब शेल में मेरे प्यारे बच्चों कितने ऑर्बिटल होंगे? 5। कितने होंगे? 5। अरे ऐसे ऑड नंबर में याद रख लो। एस सब शेल में कितने ऑर्बिटल? 1 ऑर्बिटल। पी सब शेल में कितने ऑर्बिटल? 3 ऑर्बिटल। डी सब शेल में कितने ऑर्बिटल? 5। बताओ एफ सब शेल में कितने होंगे भाई जी? क्या बात है, क्या बात है, 7 ऑर्बिटल। कितने ऑर्बिटल होंगे भैया? कितने होंगे? 7 ऑर्बिटल होंगे। अब बताओ, और अब इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। इन ऑर्बिटल में क्या रहते हैं? इलेक्ट्रॉन। अब तुम मुझे बताओ, एस सब शेल है, और एक चीज और सुनो, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन रह सकते हैं। बताओ यहां कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? तो बताओ एस सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2। बताओ पी सेल में कितने होंगे भाई? 6। यहां कितने होंगे? 10। यहां कितने होंगे? 14 इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ गई?
अभी मैं तुम्हें यह बताऊंगा कि तुमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखा था कैसे। सर 2,8, समथिंग। अरे जो के सेल होता है, अब तुम मुझे बताओ, मेरा एक सवाल है। देखो ये एटम के बारे में इंफॉर्मेशन है। अब मैं तुम्हें एक सवाल पूछने वाला हूं, बताओ एटम के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? शेल, या क्या बोलते हैं भाई इनको हम? ऑर्बिट। बताओ कौन सा ऑर्बिट? के सेल बोल दो, एल सेल, एम सेल, एन सेल। बताओ एन की वैल्यू 1, कौन सा सेल? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सेल। बात समझ में आ गई? अब आप देखो सब सेल, कौन सा सब सेल? एस, पी, डी, एफ। बात समझ में आ गई? चलिए बताओ एस सब सेल में कितने ऑर्बिटल? 1। पी सब सेल में कितने ऑर्बिटल? 3। डी में कितने? 5। एफ में कितने? 7। अब आप इधर देखो, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन? 2। मैक्सिमम की बात कर रहा हूं मैं। पी के 3 ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन? 6। डी के 5 ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन? 10। एफ के 7 ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन? 14। एक सवाल है मेरा, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन एनी वन ऑर्बिटल ऑफ डी सबसेल? 2। कितने? 2। मैंने बोला डी सबसेल में से किसी एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 होंगे सर। अब एक चीज बताऊं मैं, बताओ अब आपके पास एक एटम है, अभी बात करेंगे न्यूक्लियस न्यूक्लियस की। मान लीजिए न्यूक्लियस है, अभी बताता हूं क्या है डिटेल में। अब आप इधर देखो भाई, ये कौन सा सेल है? के सेल है। सबसे नजदीक वाला कौन सा सेल हो गया भाई? मेरे को देखो, सबसे नजदीक वाला कौन सा सेल हो गया? के। बताओ इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? आपने क्या पढ़ा है, कितने होते हैं मैक्सिमम? मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं के सेल में? के सेल की मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रखने की टेंडेंसी है, कैपेसिटी है 2। अब आप मुझे बताओ, इस सबशेल में से कौन से सबशेल प्रेजेंट है के में? एस सबशेल। कौन सा सबशेल भाई? एस सबशेल। अगर कोई पूछे कि के सेल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन क्यों आ सकते हैं, तो आप बता देना कि के सेल में केवल और केवल एक ही सबसेल प्रेजेंट होता है, उसका नाम बोलते हैं एस सबसेल। क्योंकि आपको पता है एस सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? एक ऑर्बिटल होता है। और उस एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 होते हैं। 3 तो नहीं होते ना, 4 तो नहीं होते, क्योंकि के सेल में एक ही ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, एक ही सबसेल प्रेजेंट होता है, एस सबसेल। और उसके बाद केवल एक ऑर्बिटल है, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसलिए 3 नहीं आते, उसमें 2 ही आते हैं, है नहीं है? तो मैं क्या बोल सकता हूं, कौन सा सबसेल प्रेजेंट है? एस। आगे से क्या लगा दो? 1। 1 मतलब, अरे 1 मतलब, यस, 1 मतलब पहला सेल, पहला सेल। तो बताओ के सेल में केवल और केवल कौन सा सबसेल प्रेजेंट है? 1s। कौन सा प्रेजेंट है भाई? 1s। और इस एक s सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? केवल एक ऑर्बिटल होता है। और उस एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे मेरे प्यारे बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। बात समझ में आ गई भाई? दिक्कत है क्या? नहीं हो सकती। अब आप मुझे तुम बताओ भी, चलो ठीक हो गया, ये के सेल है भाई। अब आप बताओ ये कौन सा सेल हो गया? एल सेल हो गया। बताओ कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं मैक्सिमम? अरे भूल गए क्या? 8 इलेक्ट्रॉन। अब आप मुझे बताओ उस 8 इलेक्ट्रॉन में कौन कौन से सबसेल होंगे? यस, अब बात समझ में आई। 9 तो पढ़ते हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। एक तो एस सबसेल और एक कौन सा सबसेल भाई? पी सबसेल ना। बताओ एस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन? 2, एक ऑर्बिटल है। पी में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन? 6। 6 + 2 कितना हो गया? 8। तो बताओ आगे से क्या लगा दूं? 2। और इसको भी क्या लगा दूं? 2 मतलब सेकंड सेल है, सेकंड ऑर्बिट है ना। इसलिए अगर आपसे कोई पूछे कि क्या डी सबसेल दूसरे ऑर्बिट में प्रेजेंट होता है, तो आप बोलेंगे
नहीं होता है। समझ में आ गया नहीं आ गया? क्योंकि दूसरे सेल के मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी कितनी है भाई? 8। कितनी है? 8। एस को कितने आगे? 2। पी को कितने इलेक्ट्रॉन आगे? 6। और 6 + 2 कितने हो गए भाई जी? 8 हो गए। समझ में आ गया नहीं आ गया? तो यहां इतने गहराई में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बात तो समझ में आ गई भाई? इसलिए पता है, जैसे के सेल है, एल सेल है, एम सेल है, एन सेल है, पता है इनमें कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? कितने जा सकते हैं? अगर हम मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की, तो भाई बताओ फॉर्मूला क्या होता है? 2n²। कौन सा स्क्वायर? 2n²। किसी भी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? फॉर्मूला होता है 2n²। n की वैल्यू, ये n की वैल्यू ये रही, नंबर ऑफ सेल। बताओ n की वैल्यू 1 रखो, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 × 1। बताओ इसमें कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं मैक्सिमम? कितने जा सकते हैं भैया जी? अरे 2। अरे के सेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन जाएंगे ना। बताओ एल सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? 8 जा सकते हैं। एन की वैल्यू 2 रख दो, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 × 2 = 8 हो गया। तो एल सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं भैया जी? 8। बताओ एम सेल में कितने जा सकते हैं? 18। 3 का स्क्वायर 9, 9 × 2 = 18। और यहां कितने जा सकते हैं? 32 जा सकते हैं ना। दिक्कत है भाई, 4 को 16 32। ऐसे बताओ एन की वैल्यू 5 होगी, तो 5वें सेल में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? 50। समझ में आ गया नहीं आ गया? अगर के सेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, तो बताओ कौन सा सबसेल प्रेजेंट है? 1s सबसेल प्रेजेंट है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? मैं थोड़ा ऊपर लेवल की चीजें बता रहा हूं 9 क्लास वालों, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अपने को समझने से मतलब है। बताओ n की वैल्यू 2, सेकंड सेल है, मतलब बोले तो एल सेल, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन? कौन से इलेक्ट्रॉन भाई? 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब कौन कौन से सबसेल प्रेजेंट होंगे? 2s एंड 2p। तो 2d तो होता ही नहीं है, तो 2d भी नहीं होगा और 2f भी नहीं होगा। बात समझ में आ गई? बताओ 1s 1p होगा, 1d होगा, 1f होगा, क्योंकि 1s ही 2 ही इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट बताओ तीसरे सेल में, अब मुझे तुम बताओ तीसरे सेल में कौन कौन से सबसेल प्रेजेंट होंगे? बताओ तीसरे वाले में। एक तो s होगा, 3p, और क्या बात है, क्या बात है। अगर हम बात करें तीसरे वाले सेल की, तीसरे सेल मतलब कौन सी बात करूंगा भाई? एम सेल। कौन कौन से प्रेजेंट होंगे? 3s, 3p और 3d। बात समझ में आ गई? क्योंकि मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई जी? कितने होते हैं? 18। 2s में गए, 6p में गए और 10 किस में गए? d में गए। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है सेल में। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है सेल में। अब आप मुझे बताओ, क्या अभी भी 3f नहीं है? इसका मतलब 3f हो ही नहीं सकता सर, 4f हो सकता है। हो सकता नहीं हो सकता है? चौथे सेल में क्या जाएगा? 4s, 4p, 4d एंड 4f। तभी तो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 32 इलेक्ट्रॉन आएंगे। भाई देखो, जिसने ये गहरी बात जान ली ना एटम के बारे में, और पीरियोडिक टेबल जिसने जान लिया, वो पूरी केमिस्ट्री पढ़ लेगा। भाई बात समझ में आ गई? दिक्कत है? अरे भैया दिक्कत है क्या? तो इस तरीके से हम लोग एटम के बारे में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, अब आप सुनो, बात समझ में आ गई भाई? भाई दिक्कत तो नहीं है ना? बताओ एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहते हैं, वो तो दूर की बात। अरे एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहते हैं, वो तो दूर की बात। हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की। सबसे पहले हमने इलेक्ट्रॉन को पकड़ा, पूछा कहां रहता है? इसने बोला सर एटम में सेल प्रेजेंट होते हैं। सर सेल के अंदर सबसेल है सर। सर सबसेल के अंदर सर ऑर्बिटल है, उस ऑर्बिटल के अंदर हम रहते हैं सर। बहुत दुख भरी कहानी है। उसमें भी सर कहीं 1s, कहीं s सबसेल प्रेजेंट है सर, कहीं p सबसेल प्रेजेंट है सर, कहीं d सबसेल प्रेजेंट है और कहीं f सबसेल प्रेजेंट है। बात समझ में आई नहीं आई? बात दिक्कत है क्या? तो इस तरीके से हम लोग जो है एटम के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स में रहते हैं, ऑर्बिटल सबसेल के अंदर होते हैं, ऑर्बिटल सबशेल में होते हैं।
और सब सेल ऑर्बिट के अंदर होते हैं, शेल के अंदर होते हैं। बात समझ में आई नहीं आई? दिक्कत है तो बात समझ में आएगा ना। एस पी डी एफ भी इनके शेप भी होते, तुम पता नहीं होगा, है नहीं है? देखो एटम कितनी छोटी चीज है और उसके अंदर सब कुछ घट रहा है, दुनिया की सारी कहानी घट रही है नहीं है भाई? एस सब सेल देखो, एस सब सेल शेप होता है भाई स्फेरिकल। डी का डंबल शेप, ये इस तरीके से डी का, सॉरी पी का डंबल शेप होता है, शेप की बात कर रहा हूं मैं ऑर्बिटल्स की भाई। फिर हम बात करते हैं एफ डी का, भाई डी का डबल डंबल होता है, देखो इनके शेप भी होते हैं अंदर। और फिर ये क्या करते हैं ना, इसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं ना, है तो ऑर्बिटल ही, इसमें इधर देखो इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब मान लो यहां से हाइड्रोजन वहां से क्लोरीन आ रहा है, तब इनके ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं, ऐसे मिलते हैं। तू अपना ऑर्बिटल ला, मैं अपना ऑर्बिटल लाता हूं, फिर क्या करते हैं, ऐसे करके बॉन्ड बना देते हैं, बॉन्ड। एक एटम ये है, इसका ऑर्बिटल ये हो गया। देखो तुमको बात समझ में आ रही है ऑर्बिटल क्या है नहीं है? मैं बताऊंगा तुम्हें, आगे जाके बताऊंगा बॉन्ड कैसे बनता है, लेकिन मैं तुम्हें एडवांस में बता रहा हूं कि क्या चीजें होती है। एक का ऑर्बिटल ये है, एक का ऑर्बिटल ये है, दोनों के पास वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है। क्या करेंगे, आए 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 एटॉमिक ऑर्बिटल का ही ओवरलैप हो गया, ओवरलैप करने से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। बात समझ में आई? इसलिए दो एटम देखो, नोबल गैस के अलावा, नोबल गैस क्योंकि उनका आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट होता है ना, वो स्वतंत्र है। कुछ ही ऐसे होते हैं जैसे फ्लोराइड्स हो गए वगैरह हो गए, ये कंपाउंड बनाते हैं, वरना तो वो भाई राज करते हैं, सब फ्री है, फ्री फॉर्म में रह सकते हैं, क्योंकि ना उनको कुछ छीनने वाला ना कोई ले जाने वाला है। अब लेकिन बाकी सारे एलिमेंट बच गए, वो क्या करेंगे, किसी के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जा रहे हैं, उसे ज्यादा तो है नहीं किसी के पास, है नहीं है? अब मतलब कम ही इलेक्ट्रॉन है सबके पास। हाँ, कोई इलेक्ट्रॉन तब देता है जब उससे कंडीशन सारी फेल हो जाती है, तो वो इलेक्ट्रॉन बिना कंडीशन किसी को दे सकता है। समझ में आया नहीं है? तब जाके और जितने एटम है आपस में ओवरलैप करके बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो ऑर्बिटल जो होते हैं ना भाई, ये जो हेलो ऑर्बिटल जो होते हैं ना, ऑर्बिटल, तो उसमें जो है उसकी ओवरलैपिंग से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। बात समझ में आया नहीं आया? अब आप यहां देखिए, बताओ हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन, 1। बताओ कौन से सबसेल में प्रेजेंट होगा, एस। कैसे लिखूंगा, 1s1, क्योंकि 1 आगे वाला 1 देखो हाइड्रोजन के लिए मैंने लिख दिया 1s1। अरे भाई एक बात बता दें, पूछ लेना किसी ने नहीं पढ़ा होगा 9th क्लास, भाई है एडवांस पढ़ा रहा हूं तुमको यार, समझ में आगे नहीं आएगा? तुम बड़े हो चुके हो भाई 9th क्लास वालों। इधर देखो, बताओ ये आगे वाला 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, शेल को। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, शेल, मतलब के सेल। बताओ ऊपर वाला छत वाला 1 क्या रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रॉन। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, इलेक्ट्रॉन। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, शेल। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, सबशेल। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सबशेल। कर रहा नहीं कर रहा है? आपको पता है एस सबशेल में कितने ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल मतलब डब्बा मान लो, डब्बा, और उस डब्बे में कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने हैं, 1। तो इसको ऐसे लिख देते हैं हम लोग। बात समझ में आ गई? देखो देखो एरो बनाया मैंने, इधर देखो ऐसे। बात समझ में आ गई? तो इलेक्ट्रॉन होते हैं शेल में ही है, लेकिन अंदर होते हैं सबशेल में। सबशेल के अंदर भी होते हैं, कहां, ऑर्बिटल में, वहां इलेक्ट्रॉन रह रहा है राजा की तरफ। बात समझ में आ गई? दिक्कत है? क्या बात है। उसके बाद अगर हम बात करें, देखो भाई उसके बाद में तुमको ये बताऊं कि अगर थोड़ा बहुत और बात करते हैं, 5 मिनट फिर चलते हैं, ठीक है ना? आज 26 जनवरी है, रिपब्लिक डे, संविधान आज लागू हुआ था। देश के वीरों ने बहुत लड़ाई लड़ी है इस देश को आजाद करने में। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का वक्त लगा था संविधान बनने में। हालांकि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को ही आजाद हो गया था, लेकिन संविधान कब, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, ठीक है ना? इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग स्वतंत्र हैं, हमारे कानून है, यहां सब कानून के हिसाब से चलता है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री लोगों के द्वारा बनाए जाते हैं, लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, किसी घर से बन के नहीं आते हैं, ये संविधान कहता है।
ठीक है भाई, इसलिए हम लोग रिपब्लिक डे मनाते हैं। चलिए अब आप देखो भाई, इधर देखिए, तो अगर हम एटम को रिप्रेजेंट करें तो तुमको समझ में आ गया, सर ये बना दिया मैंने शेल। क्या बना दिया भाई जी? शेल बना दिया। इसके बीच में ये हो गया सर न्यूक्लियस। क्या हो गया भाई? न्यूक्लियस। चलिए ये तो हो गया सेल। बताओ इलेक्ट्रॉन की लोकेशन कहां है भैया? शेल में है, लेकिन हालांकि उसके अंदर सब शेल है, उसके अंदर ऑर्बिटल है। बात समझ में आ गई? तो ये इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अब ये प्रोटॉन दिख रहा है सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। और तुम्हें एक चीज बता दें, पूरे एटम का मास ही न्यूक्लियस में होता है। पूरे एटम का मास ही न्यूक्लियस में कंसंट्रेटेड रहता है। देखो मैंने बताया ना, इतना बड़ा कमरे के बराबर एटम है और न्यूक्लियस एक पॉइंट के बराबर है, इस पिन पॉइंट के बराबर इतना छोटा न्यूक्लियस होता है। और यही पूरा मास, एटम का पूरा मास यही कंसिस्ट करता है। तो बताइए भैया जी, बताओ एटम में 3 लोग मैंने बताए थे, एक तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो यहां रहेंगे, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कहां रहेंगे? न्यूक्लियस में। कहां रहेंगे भैया? न्यूक्लियस में। तो इसका नाम हो गया न्यूक्लियस मेरे प्यारे बच्चों। तो यहां हम रहेंगे प्रोटॉन को रख दो, और किसको रख दो भैया? न्यूट्रॉन को। किसको रख दो भाई? किसको रख दो? न्यूट्रॉन। आपको पता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस में, प्रोटॉन को P+ लिखते हैं, और न्यूट्रॉन तो N0 बना दो, मतलब न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है। तो बताओ न्यूक्लियस का चार्ज कैसा दिख रहा है? पॉजिटिव, क्योंकि प्रोटॉन का चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। अब तुम्हें एक चीज बता दूं, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक घनघोर फोर्स के कारण अट्रैक्ट होते हैं। घनघोर फोर्स, इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। या न्यूक्लियर फोर्स के कारण ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में बंधे होते हैं। और तुम्हें एक चीज बता दूं, जब एटम बम फूटता है ना कहीं पे, तो इसका ब्रेकडाउन होता है। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आपस में जो है, मतलब बोले तो अलग हो जाते हैं। न्यूट्रॉन, किसी भी एटम से न्यूट्रॉन अगर अलग हो गए तो इसका मतलब है इतनी एनर्जी निकलेगी, इतनी रेडिएशन क्रिएट करेगा, हिरोशिमा नागासाकी में आज तक वहां इफेक्ट होता है एटम बम का। पता है तुमको? समझ में आया नहीं है? किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने, इलेक्ट्रॉन भरना आम बात है, तुम्हारी मर्जी भर लो, ऐसा हम सोचते हैं, लेकिन इतना आसान भी नहीं है। लेकिन न्यूट्रॉन को अलग करना प्रोटॉन न्यूक्लियस से, ये बहुत टफ काम है, क्योंकि ये दोनों आपस में जो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के कारण बंधे हैं। तो तुम चाहोगे कि ये न्यूट्रॉन में अलग कर लो, ये कोई घर का आदमी थोड़ी है कि ये अलग हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता है। बात समझ में नहीं आई? अब आप इधर देखो, अब पता है इन दोनों को कंबाइनली क्या कहते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को अगर हम मिला दें, इसको बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। क्या बोलते हैं भैया जी? अरे क्या बोलते हैं भैया जी? न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स। है नहीं है? नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कंबाइनली नोन एज न्यूक्लियॉन्स। बात समझ में आ गई? दिक्कत है? तो ये जो आपस में ना भाई न्यूक्लियर फोर्स के कारण जो है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के कारण बंधे होते हैं। इसीलिए इधर देखो, इस तरीके से ये भाई, ये न्यूक्लियस से इस तरीके से मतलब बॉन्ड बना रहा है, बहुत तगड़ा वाला, आसानी से टूट नहीं सकता। नहीं है आसानी से, क्या आसानी से, मतलब कितनी मेहनत कर लो नहीं टूट सकता। पहले इसको तोड़ने के लिए बहुत एनर्जी देने की जरूरत पड़ेगी, बहुत ज्यादा, फिर तहस तहस हो जाएगा यहाँ पे। अब देखो इसके चारों ओर क्या क्या है भाई? शेल है। क्या है भाई दोस्त? शेल है। उसमें इलेक्ट्रॉन्स है सर, है नहीं है? इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। ठीक हो गया सर, वो बात अलग है, वो थ्योरी अलग है यार, है नहीं है? एक्चुअली में एटम के कॉन्सेप्ट जैसे मैं बता रहा हूं उसको आपको याद करना है। इलेक्ट्रॉन देखो, कोई एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, कोई एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है नहीं है? हर एटम चाहता है कि मैं स्टेबल बन जाऊं। क्या बन जाऊं भैया? स्टेबल। जैसे क्लोरीन है, उसके आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो चाहता है कि मैं 8 बनाऊं, मैं भी नोबल गैस का जैसा बन जाऊं। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? इसलिए वो 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। सोडियम के आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, उसको 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए नोबल गैस का जैसा बनाने के लिए। इच्छा सबकी होती है, लेकिन उसको 7 देगा कौन? कोई नहीं देगा। बिना किसी शर्त के वो किसी एक को अपना इलेक्ट्रॉन दान करके 2,8 बन जाएगा, मतलब वो भी नोबल गैस जैसा हो गया ना। तो ये नोबल गैस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हर एटम चाहता है। बात समझ में आ गई? तो आज के लेक्चर में यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।